हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में द स्केड्यूल्स कास्ट एंड द स्केड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक सेक्शन हम लोग BR एक्ट से देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है, और आपको अंत तक इस वीडियो तक बने रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से इस एक्ट में समझ में आए। ये आपका राजस्थान APO के लिए भी है, और कोई अगर जुडिशरी एस्पिरेंट है तो उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एक्ट का नाम आपको पता चल ही गया है। उसके बाद जो इसमें चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 1 सेक्शन 1 और 2, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट दे रखा है और डेफिनेशंस दे रखी है। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर के 9 तक है। चैप्टर 3 में 10 से लेकर के 13 तक है। चैप्टर 4 में स्पेशल कोड्स के बारे में बताया है, जो कि 14 से लेकर के 15 तक है। चैप्टर 4A में आपको 15A से 23 तक देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे काउंटिंग करें तो वैसे तो 4A तक इसमें आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक स्केड्यूल है इसमें, तो 5 चैप्टर्स हैं, एक स्केड्यूल है। ठीक है, 23 सेक्शंस है। ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट बात है। ये कब एनफोर्समेंट में आया था, तो पहले एनफोर्समेंट डेट देख लेते हैं। एनफोर्समेंट में आया था 30 अक्टूबर 1990 को। ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है। ये एनैक्ट कब हुआ था, तो एनैक्ट हुआ था 11 सितंबर 1989। दोनों ही डेट्स अब बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब हो तो आ जाता है। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर की जो आपकी एनफोर्समेंट की डेट है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिस इज एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989। चैप्टर 1 में, जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट बताया हुआ है। तो एक्ट का नाम वही है, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी। अट्रॉसिटी का मतलब होता है अत्याचार। अगर किसी को नहीं पता है तो अट्रॉसिटी का मतलब होता है अत्याचार। जो SC ST मेंबर्स पर जितने भी अत्याचार वगैरह होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था, विच एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया पर ये समान रूप से एक्सटेंड करता है। फोर्स में कब आया था, फोर्स की डेट आप लोगों को पता चल गई है, 30 अक्टूबर 1990। अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सारी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशन तो ऐसी हैं जिसे आप छोड़ करके नहीं जा सकते। तो डेफिनेशंस में, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अट्रॉसिटी का सबसे पहले मतलब जो है इन्होंने सेक्शन 3 को रेफर करने को कहा है, जो कि हम सेक्शन 3 में जिसको पनिशेबल बता रहे हैं वही अट्रॉसिटी है, वही अत्याचार है। कोड का मतलब यहाँ कहीं भी अगर आप कोड लिखा देख रहे हैं तो वो CRPC है। देन BB में आपको, क्लॉज BB में डिपेंडेंट की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance. Victim, एक बात और ध्यान रखिए, victim इस एक्ट में एक SC ST मेंबर ही होगा। इन्हीं के अगेंस्ट ऑफेंस हो सकता है इस एक्ट में। ठीक है, पहली बात ये तो पता ही है। और नॉन SC ST मेंबर ही अगर ऑफेंस करेगा, मतलब जो ऑफेंस करने वाला है या जिसे हम अक्यूज कह सकते हैं, वो नॉन SC ST मेंबर ही होगा। कोई अगर SC ST मेंबर है तो उसके ऊपर फिर ये कानून नहीं लगेगा। कोई अगर SC ST मेंबर ही किसी दूसरे SC ST पर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके ऊपर ये कानून नहीं लगेगा। ये कानून सिर्फ नॉन SC ST मेंबर पर ही लगेगा। ठीक है, विक्टिम, जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्टिम SC ST मेंबर है, तो उस विक्टिम के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे उनकी स्पाउस हो गया, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, उनके बच्चे हो गए, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर, भाई बहन विक्टिम के, जो कि पूरी तरीके से या कुछ पार्टली जो है विक्टिम पे डिपेंडेंट है, तो उसे हम डिपेंडेंट कह रहे हैं। अब बात आएगी इकोनॉमिक बॉयकॉट की। तो BC में इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में बताया रखा है। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिफ्यूजल टू डील विद, वर्क और हायर और टू डू बिजनेस विद अदर पर्सन। मतलब मना कर दिया कि हम जो है इनके साथ डील नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कुछ डिनाई कर दी, उनको कुछ मौके नहीं दिए, इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज, कि हम जो है इन्हें ये सर्विस नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्पा वगैरह हो रहा था किसी सालों में, लेकिन जो है उनको SC ST मेंबर के लिए वो कर दिया कि यहाँ पर जो है इनको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, इन कास्ट के मेंबर्स को सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो ये एक मौका गया हाथ से। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता था वैसे जनरली, लेकिन उनकी कास्ट की वजह से जो है उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है कोई।
फिर उसके बाद रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कुछ भी ऐसा करने से मना कर दिया जो कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कॉमनली होता है लोगों के साथ, लेकिन उनके साथ सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से करने को मना कर दिया। टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विद द अदर पर्सन, ना ही ये चाहता है कोई नॉन SC/ST मेंबर, ना ये चाहता है कि SC/ST मेंबर के साथ उसका कोई भी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप बने। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक बॉयकॉट। एक तरीके से अगर आप इकोनॉमिक बॉयकॉट अगर किसी पर्सन का कर रहे हो तो पैसा कमाने से बेसिकली रोकने की बात हो रही है यहाँ पर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पैसा कमाने से रोकने की बात हो रही है। अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दे रहे, कोई बिजनेस नहीं करने दे रहे, तो ये तो एक तरीके से जो है आप उसका इकोनॉमिक जो उसका प्रॉब्लम है वो ही खड़ी कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद BD में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट वही है जो कि सेक्शन 14 को यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे रेफर कर दिया है, वो भी हम आगे देखेंगे कि वो क्या है। फिर उसके बाद BE में फॉरेस्ट राइट के बारे में बता रखा है। तो फॉरेस्ट राइट का मतलब इसको सिर्फ ऐसे याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसमें बस ये बता रखा है शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट। बस इतनी सी बात है। इसका सिर्फ अगर आप ये याद कर लेते हो कि कौन से क्लॉज में है तो दैट इज मोर देन इनफ, कभी पूछा नहीं जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में जो आपको मीनिंग बता रखा है, क्लॉज G ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, तो उसका वही मीनिंग है। फिर पब्लिक सर्वेंट वही है जो कि सेक्शन नंबर 21 IPC में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 21 IPC में पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो उसी को जो है पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर भी माना गया है BG में। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का मीनिंग वही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लॉज 24 एंड क्लॉज 25 में बता रखा है, वही मीनिंग है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। फिर उसके बाद D में स्पेशल कोर्ट के बारे में बताया। तो स्पेशल कोर्ट जनरली कोर्ट ऑफ सेशन ही होता है, कोर्ट ऑफ सेशन को यहाँ पर भी स्पेशल कोर्ट ही माना गया है इन सेक्शन नंबर 14। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा गया है, या एडवोकेट जिसको हम सेक्शन 15 में पढ़ेंगे अभी आगे। EA में आपका स्केड्यूल दिया हुआ, तो जो स्केड्यूल इस एक्ट में दिया हुआ है वो स्केड्यूल के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद आपकी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपने देखा कि इतनी सारी डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं था, ये सारी डेफिनेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकती है मैनुअल स्कैवेंजर की, एक्ट का नाम हो सकता है पूछ लें, नॉट नेसेसरीली। सोशल बॉयकॉट इंपॉर्टेंट है, विक्टिम इंपॉर्टेंट है, विटनेस इंपॉर्टेंट है, ये 3 डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है। और वहां ऊपर आपका इकोनॉमिक बॉयकॉट इंपॉर्टेंट है। सोशल बॉयकॉट का मतलब है मीन्स अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस or to abstain from social relation that one would maintain with other person or to isolate him from others। मतलब कुछ भी ऐसा मना कर दिया कि आप जो है ये पर्टिकुलर कोई ऐसा कस्टम का चीज है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आप ये पर्टिकुलर चीज परफॉर्म नहीं कर सकते हो, एक तरीके से अनटचेबिलिटी करना, उस बंदे का सोशल बॉयकॉट कर देना जो कि SC/ST मेंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर विक्टिम के बारे में बताया गया है कि विक्टिम कौन पर्सन होगा इस एक्ट में। तो मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो तो होगा ही होगा, एंड हु हैज सफर्ड और एक्सपीरियंस्ड एनी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनिटरी हार्म। अगर कोई फिजिकल हार्म भी किया, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, फिजिकल हार्म किया, मेंटल हार्म किया, साइकोलॉजिकल हार्म किया, किसी भी तरीके का कोई भी हार्म पहुंचाया माइंड यू, तो वो विक्टिम हो जाएगा अंडर दिस एक्ट। कोई मॉनिटरी हार्म, कोई पैसे का हार्म पहुंचाया, उसकी प्रॉपर्टी को कुछ हार्म किया एज अ रिजल्ट ऑफ द कमिशन ऑफ एनी ऑफेंस। और ये हो क्यों रहा है, ये हार्म हो कैसे रहा है, ये हार्म इस तरीके से हो रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में जो भी कुछ ऑफेंसेस वगैरह दे रखे हैं, आपने उनमें से कोई मतलब आपने नहीं, जो भी कोई पर्सन है जो ऑफेंडर है, उसने कोई भी इनमें से जो भी कुछ ऑफेंसेस दे रखे हैं, उसने कोई वैसा ऑफेंस परफॉर्म कर दिया, तो फिर मतलब परफॉर्म क्या कर दिया, कमिट कर दिया, तो फिर अगर इस तरीके की कोई इंजरी हो रही है तो हम कहेंगे कि वो बंदा विक्टिम है। और विक्टिम में उसके रिलेटिव्स इंक्लूडेड है, लीगल गार्जियन इंक्लूडेड है एंड लीगल हेयर्स इंक्लूडेड है। हम CRPC में पढ़ते थे कि सिर्फ लीगल हेयर इंक्लूडेड है उसमें, लेकिन यहाँ पर जो है रिलेटिव्स भी इंक्लूडेड है, लीगल गार्जियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव्स, लीगल गार्जियन एंड लीगल हेयर्स, ये याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर विटनेस कौन है, तो विटनेस मींस एनी पर्सन हु इज एक्विटेंट। एक्विटेंट का मतलब होता है जिसने, जो मतलब साथ में रह करके जानता है ये सारी चीजें, परिचित है कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से, और इज इन पोजेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, या फिर कोई ऐसी उसके पास इन्फो है,
कोई ऐसा ज्ञान है उसको, कोई बात उसको ऐसी पता है जो कि नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल किस क्राइम की जो कि इस एक्ट के अंदर कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो, एंड हु इज और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन और मेक अ स्टेटमेंट, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई स्टेटमेंट बोलने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल ऑफ सच केस एंड इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस। विटनेस में आपका विक्टिम भी इंक्लूडेड है, ये नहीं कि विक्टिम अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम है वो विटनेस नहीं हो सकता, वो भी विटनेस हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, वही वाली जो डेफिनेशन होती है हर एक्ट में आपको लगभग देखने को मिलेगी कि जो चीजें यहाँ पर यूज करी गई हैं, मतलब जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यहाँ पर यूज करे गए हैं बट उसे डिफाइन नहीं किया गया, बट इट इज डिफाइंड इन आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, तो उसका वही मीनिंग होगा जो उन एनैक्टमेंट्स में बताया गया है, दैट इज ऑल। ठीक है, अभी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर हम आएंगे, विच इज पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, अट्रोसिटीज। ठीक है, whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe, जो बंदा नॉन SC ST है, देखा मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरा एक्ट आपको जो ऑफेंस कर रहा है वो हमेशा नॉन SC ST होना चाहिए। कोई SC ST अगर उस अपने ही कास्ट के मेंबर पे ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ ये वाला एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member, कुछ भी ऐसा जो कि खाने का पदार्थ नहीं है उसके मुंह में डाल देता है। ठीक है, या फिर फोर्स करता है कुछ खाने के लिए या पीने के लिए जिसको आप खा भी नहीं सकते हो। ठीक है, पहली बात। वैसे ये Z तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझना है। कोई कुछ ऐसा डंप कर देता है, एक्सक्रीटा, सीवेज, कैरकैसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस इन प्रेमाइसिस, या तो उसके प्रेमाइसिस में या तो उसके जैसे एंट्रेंस ऑफ द प्रेमाइसिस यानी कि मेन गेट के पास, जो कि ऑक्यूपाइड है बाय SC ST मेंबर। फिर उसके बाद विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। अब इंटेंशन क्या है, देखो मेंस रिया हर जगह इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन क्या है कि इंजरी करनी है, इंसल्ट करना है, अनॉय करना है किसी भी SC ST मेंबर को। अब यही करने की यही जो है इंटेंशन से वो क्या करता है, डंप करता है एक्सक्रीटा या कोई ऐसा वेस्ट मैटर या कैरकैसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस उसके नेबरहुड में, सिर्फ उसको परेशान करने के लिए। या फिर गार्लैंड्स विद फुटवेयर, वो जूतों की जो माला होती है वो पहना देना, या नेकेड परेड कराना या सेमी नेकेड परेड कराना एक SC ST मेंबर की, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस या एट्रोसिटी अंडर दिस एक्ट। देन फोर्सिबली कमिट्स ऑन अ मेंबर ऑफ SC ST एनी एक्ट सच एज रिमूविंग क्लोथ्स, उसको जो है फोर्सिबली कह रहा है कि अपने कपड़े उतारो, या फोर्सिबल टॉर्चरिंग ऑफ हेड, रिमूविंग मुस्टैच, उसको बोल रहा है कि मूछें हटाने के लिए तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम मतलब मूछें रखो। ठीक है, उसका फेस वगैरह पेंट किया जा रहा है, उसकी बॉडी पे पेंट किया जा रहा है, या फिर इसी तरीके का कोई अगर सिमिलर एक्ट हो रहा है जो उसके जो ह्यूमन डिग्निटी के डेरोगेटरी है। यहाँ पे सिर्फ SC ST की बात नहीं है, किसी भी इंसान के लिए ये सारी चीजें डेरोगेटरी हैं। तो ये सब अगर हो रहा है तो दैट इज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। देन रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज, रॉन्गफुली जो है गलत तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है या कल्टिवेट कर रहा है उसके लैंड को जो कि एक SC ST के पोजेशन में ही या उसको अलॉट हुई है, तो वो भी गलत बात है। ठीक है, या फिर उस लैंड को ट्रांसफर करा लेता है अपने नाम पर, तो ये भी एक अट्रोसिटी है अंडर दिस एक्ट। देन रॉन्गफुली डिस्पोजेस, या फिर जो है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है उसके खुद के लैंड से। ठीक है, ये इंटरफेयर करता है उसकी और राइट्स में, जो राइट एंजॉय कर रहा है उसकी राइट में अगर इंटरफेयर करता है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट ओवर एनी लैंड और प्रेमाइसेस और वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी, डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स और टेक्स अवे द प्रोड्यूस देयर फ्रॉम, कुछ भी इस तरीके का अगर किया तो दैट इज ऑल्सो एन एट्रोसिटी। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सप्रेशन जो रॉन्गफुली लिखा है उसका मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि रॉन्गफुली का मतलब क्या है। तो रॉन्गफुली का मतलब है अगेंस्ट द पर्सन्स विल, पर्सन की इच्छा के विरुद्ध अगर किया है तो भी वो एक ऑफेंस है। अगर उसकी कंसेंट के बगैर किया, उसकी सहमति के बगैर किया, देखो इच्छा और कंसेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसीलिए अलग अलग लिखा हुआ है। उसकी इच्छा के अगर बगैर किया, भाई कंसेंट तो आप फोर्सेबली भी ले सकते हो ना, तो फोर्सेबली मार पीट के अगर कंसेंट ले ली तो क्या इसका क्या मतलब है कि उसकी इच्छा है क्या ऐसा करवाने की कि उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेस कर दिया जाए उसकी लैंड से, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से अलग अलग दोनों चीजें होती हैं, लोग कंफ्यूज कर देते हैं विल और कंसेंट में। विल और कंसेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब होता है इच्छा और इसका मतलब है सहमति।
सहमति तो आप किसी से जो है मार पीट के उसको फोर्स करके, जैसे हम कोर्शन मिसप्रेजेंटेशन ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से भी सहमति ले सकते हो, कंसेंट ले सकते हो। लेकिन दोनों चीजें होना जरूरी है, विल भी होना जरूरी है, कंसेंट भी होना जरूरी है ऑफेंस ना बनने के लिए। तो उस पर्सन की विल के अगेंस्ट किया और उसके कंसेंट के बगैर किया, एंड विद द, या फिर उसके कंसेंट, वही मैंने आपको बताया ना कि कंसेंट तो उसने दे दी, वेयर सच कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द पर्सन और एनी अदर पर्सन इन हुम द पर्सन इज इंटरेस्टेड। कि भाई यहाँ पे तो चलो विक्टिम की बात करें, विक्टिम को डराया धमकाया, साथ में अगर उसके स्पाउस को भी डरा, मतलब स्पाउस जिसमें विक्टिम हमारा इंटरेस्टेड है, इसको जो है थ्रेट वगैरह दिया कि हम जो है इसको मार देंगे, हमारे स्पाउस को मार देंगे, तो वो भी जो है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर उसके बाद फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड, कुछ जो है ऐसे झूठे दस्तावेज टाइप के बना दिए उस जमीन से रिलेटेड, तो वो भी उसी में आएगा। फिर उसके बाद मेक्स अ मेंबर ऑफ SC/ST टू डू बेगार, बेकार करने के लिए फोर्स्ड लेबर, हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, बताना आप लोग मुझे कमेंट्स में कौन से वाले आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं। फोर्स्ड लेबर और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर अदर देन कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक सर्विस, पब्लिक पर्पसेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अदर देन का मतलब है कि ये चीज एक्सेप्ट कर दी, मतलब ये एक्सेप्शन है कि अगर कंपलसरी सर्विस है पब्लिक पर्पस के लिए तो वो तो एक अलग की बात है, वो तो फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती जबरन नहीं करा सकते कोई काम। फिर इसके बाद कंपेल करता है किसी मेंबर को SC/ST को टू डिस्पोज और कैरी ह्यूमन या फिर एनिमल कैरकासेस या फिर ग्रेव्स को डिग करने के लिए, खोदने के लिए, कब्र को खोदने के लिए अगर आप कंपेल करते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मेक्स अ मेंबर ऑफ SC/ST टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जो मैला उठाने वाला होता है, ठीक है, जैसे हम मैला उठाने वाला कहते हैं वो होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो आप इसके लिए भी कंपेल नहीं कर सकते। एम्प्लॉय और परमिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर्स फॉर सच पर्पज, उसका जो है एम्प्लॉयमेंट ही इस के लिए किया है, तो ये चीज गलत है। फिर उसके बाद परफॉर्म और प्रमोट डेडिकेटिंग SC/ST वुमेन टू अ डेटी, idol, object of worship, temple or other religious institution as a devdasi or any other similar practice or permits aforementioned act। कुछ भी ऐसा देवदासी वाला अगर सिस्टम किया तो वो भी जो है मना किया गया है। फिर उसके बाद फोर्सेस और इंटिमिडेट्स और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST नॉट टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। उसको बोला कि आप जो है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते, या आप कह रहे हैं कि आप इसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट करोगे, तो ऐसा नहीं है, वो उसका खुद का राइट है, वो जिसको वोट करना चाहेगा उसको करेगा, किसी के कहने से थोड़ी ना कोई किसी को वोट करेगा। या फिर उसको नॉमिनेशन फाइल करने से मना किया, या अगर उसने नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो उसको बोला कि आप विड्रॉ कर लो, मतलब आपको तुमको विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नॉट टू प्रपोज और नॉट टू प्रपोज अ सेकंड नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ SC/ST एज अ कैंडिडेट इन एनी इलेक्शन। ये सारी वोट से रिलेटेड बातें हो गई, ये सारी वही चीजें जो हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्सेस और इंटिमिडेट्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST हु इज अ मेंबर और चेयरपर्सन और होल्डर ऑफ एनी अदर ऑफिस ऑफ अ पंचायत अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी अंडर पार्ट 9A फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल ड्यूटीज एंड फंक्शन। कोई पंचायत का मेंबर है, कोई चेयरपर्सन है, तो उसको जो है मना कर रहे हैं, मतलब उसकी नॉर्मल ड्यूटीज और फंक्शंस उसको परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। यहाँ पे जितना हमें टाइम लग रहा है बस इतना ही हमें टाइम यहाँ पर लगेगा इस पूरे एक्ट में, बाकी सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल एक यही वाला सेक्शन है जो थोड़ा सा बड़ा है, हमें देखना पड़ेगा सही से। फिर उसके बाद आफ्टर द पोल, पोल मतलब कि ये वोटिंग वाला, वोटिंग जब मान लीजिए हो गई, उसके बाद उसको हर्ट कॉज कर रहे हैं, ग्रेवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं, असॉल्ट या फिर उसके साथ कर रहे हैं, या इम्पोजेस और थ्रेटन्स टू इम्पोज सोशल, या फिर कह रहे हैं कि या तो इम्पोज कर दिया या फिर उसको डरा धमका रहे हैं कि सोशल या इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है कर देंगे उस बंदे के ऊपर, और प्रिवेंट्स फ्रॉम अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ एनी पब्लिक सर्विस विच इज ड्यू टू, या फिर जो है उसको प्रिवेंट करेंगे किसी भी कोई भी ऐसा बेनिफिट लेने के लिए जो एज अ पब्लिक, एज अ नॉर्मल पर्सन वो ले सकता है, पब्लिक सर्विस वो ले सकता है, ठीक है। commits any offense under this act against a member of SC/ST for having voted or not having been voted। वही चीज है कि अगर कोई इस तरीके का ऑफेंस अगर कमिट किया कि आपको उसी को वोट करना है या आप इस बंदे को वोट नहीं कर सकते, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। फिर फॉल्स या मेलिशियस या वेक्सेशियस सूट और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST। फॉल्स गलत प्रोसीडिंग,
झूठी प्रोसीडिंग्स, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर दिया, वेक्शिशियस सूट लगा दिया, कोई क्रिमिनल या अदर लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट कर दी, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया, बट फिर भी जस्ट टू अनॉय हिम और इंसल्ट हिम या उसको इंजर करने के लिए ये सारी चीजें करी। फिर उसके बाद कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फ्रिवोलस इन्फॉर्मेशन दे दी पब्लिक सर्वेंट को, एंड देयर बाय कॉजेज सच पब्लिक सर्वेंट, और उस पब्लिक सर्वेंट को जो है ये कह भी रहा है कि आप अपनी लॉफुल पावर यूज करिए जिसकी वजह से इंजरी और अनॉयंस कॉज हो मेंबर ऑफ SC/ST को, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ SC/ST, इंटेंशनली उसको इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, मतलब पब्लिक में वो ऐसा कर रहा है, ताकि आप जानते हो कि पब्लिक में जब किसी को कुछ बोल दो ऐसा उल्टा सीधा तो फिर बेइज्जती लग जाती है ज्यादा, अकेले में बोलो तो इतना नहीं खलता, बट किसी के सामने बोल दो तो वो चीज ज्यादा खल जाती है। सो यहाँ पर उसी की बात करिए, पब्लिक व्यू की। फिर उसके बाद अब्यूज करना किसी भी मेंबर को उसके कास्ट के नेम से पब्लिक व्यू में, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, डिफाइल करना कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वो सेक्रेड मानते हैं, उनके लिए पूजनीय है और या फिर हाई एस्टीम का है SC/ST मेंबर्स के लिए, वो ऑब्जेक्ट में इन्होंने कहा कोई भी स्टैच्यू आ सकता है, कोई फोटोग्राफ आ सकती है, कोई पोर्ट्रेट आ सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर बाय वर्ड्स इधर रिटन, फिर वही सारी चीजें हैं कि कुछ भी ऐसा करना लिख करके, बोल करके या विजिबल रिप्रेजेंटेशन साइन से, जिससे जो है दुश्मनी पैदा हो रही है, हेट्रेड हो रहा है, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है, इल विल हो रही है अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC/ST, ठीक है। फिर उसके बाद by words either written or spoken or by any other means disrespects any late person, कोई ऐसा मरा हुआ व्यक्ति है जो कि उनके नजर में हाई स्टीम का है, हाई स्टीम का व्यक्ति है SC/ST कास्ट में या ट्राइब्स में, तो अगर उनके खिलाफ अगर आपने कुछ बुरा डिसरिस्पेक्ट किया तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इंटेंशनली किसी विमेन को, किसी महिला को टच कर रहा है जो कि SC/ST से है, जानते हुए, ये जानते हुए कि वो उस कास्ट से बिलोंग करती हैं, एंड दैट एक्ट ऑफ टचिंग इज ऑफ सेक्सुअल नेचर, वो एक सेक्सुअल नेचर का टच था, एंड इज विदाउट द, ऑब्वियसली विदाउट द कंसेंट, ठीक है। या फिर कोई ऐसा वर्ड यूज करना, कोई ऐसा एक्ट करना या कोई ऐसा जेस्चर करना विच इज ऑफ सेक्सुअल नेचर टुवर्ड्स अ वुमन हु इज बिलोंगिंग टू SC/ST ट्राइब, ठीक है। नोइंग दैट शी बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखो इन्होंने दोनों क्लॉजेज में, सब क्लॉजेज में नोइंग की बात करी है, तो ये बात पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक SC/ST, आपको ये नॉलेज थी इस बात की, नॉलेज यहाँ पर मैटर करेगा कि नॉलेज था कि आपको पता था कि वो एक SC/ST मेंबर है, ठीक है। ये बात पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता था तो फिर ये एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेसली मेंशन है कि नॉलेज होना जरूरी है। अब यहाँ पर वही कंसेंट का आपको डेफिनेशन बताइए जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं IPC में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। Provided that a woman belonging to SC/ST who does not offer physical resistance, हम ये रेप में भी पढ़ते हैं कि अगर किसी महिला ने फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं किया, मतलब रोकने की कोशिश नहीं करी है एक ऐसे एक्ट को विच इज ऑफ सेक्सुअल नेचर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंसेंट दे रही थी, ठीक है। रेप में भी हम यही पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अगर महिला ने रेजिस्ट नहीं किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दैट शी वाज कंसेंटिंग टू दैट सेक्सुअल एक्टिविटी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ वुमेन्स सेक्सुअल हिस्ट्री, हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि पहले वो कितने लोगों के साथ उसका संबंध था, नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर, इससे कोई ये नहीं होता कि कंसेंट मिल गई है उस ऑफेंडर को, या मिटिगेट या ऑफेंस को वो कम कर देता है, मिटिगेट का मतलब है कम कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद करप्ट्स और फाउल्स द वाटर ऑफ एनी स्प्रिंग रिजर्वायर, फिर वही है पानी वानी गंदा कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक अब ये सब कुछ आप अपने आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें वही है, देखो इन सारी चीजों में वही है कि कोई कॉमन प्रॉपर्टी वगैरह यूज करने से मना करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रिवेंट करना, कोई भी कुआं है, कोई स्प्रिंग है, रिवर है, ठीक है, ये सारी चीजें। mounting or riding bicycles or motorcycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out any wedding procession, मतलब जो बारात वारात निकलती है, ये सब भी जो है करने से प्रिवेंट करना या ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। कोई फिजिकल हार्म, कोई मेंटल एगनी कर देना उनको,
ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। 6 महीने से कम की तो होगी नहीं, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, यानी मिनिमम जो है वो 6 महीने है, मैक्सिमम 5 ईयर्स है, प्लस फाइन। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट बता रखी है, कुछ भी नहीं। अगर आप एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगी पनिशमेंट क्या से क्या यहाँ पर दे रखा है। पनिशमेंट का सिर्फ पनिशमेंट बता रखी है सारे क्लॉजेस में, तो इसको सिर्फ एक बार बस पढ़ करके देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 जो है, जस्ट अ मिनट, ओके, सेक्शन 4 जो है वो हमें बताएगा पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है कोई जो कि एक SC/ST नहीं है, ऑब्वियसली विलफुली वो नेग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज को, नेग्लिजेंस कॉज करता है, अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता। वहां पे उसके ड्यूटी ऑफ केयर था, बट स्टिल ही डजंट डू दैट, रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम, जो कि नेसेसरी है कि वो परफॉर्म करे इस एक्ट के अंदर। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। तो अगर ऐसा किया, अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया, तो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की सजा हो सकती है। ड्यूटीज क्या क्या है वो यहाँ पर बता रखा है, क्या ड्यूटीज है। टू रेड आउट टू एन इन्फॉर्मेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन ओरली, जो भी कुछ उसने इन्फॉर्मेंट ने बताया है आकर के आपको, चाहे ओरली बताया हो, चाहे अगर ओरली बताया है तो आप राइटिंग में उसको रिड्यूस करो इन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। भाई उसका सिग्नेचर लेने से पहले आपको उसको राइटिंग में रिड्यूस करना पड़ेगा, जो भी कुछ उसने बोला, पहली बात। दूसरी बात, टू रजिस्टर ए कंप्लेंट और FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी, या तो कंप्लेंट रजिस्टर करो या तो FIR रजिस्टर करो, एंड अदर रेलेवेंट प्रोविजंस, एंड टू रजिस्टर इट अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक, फिर उसके बाद कॉपी एक फर्निश करनी पड़ेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन की है, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, फोर्थविथ टू द इन्फॉर्मेंट। ये इन्फॉर्मेंट है, ये अलग अलग पता नहीं क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेंट को कॉपी देनी पड़ेगी। टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, ऑब्वियसली ये बात करनी पड़ेगी, उनकी स्टेटमेंट विक्टिम की और विटनेस की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी इन द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। कितने दिन में, ये पीरियड इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 60 दिन के अंदर अंदर। एंड टू एक्सप्लेन द डिले इफ एनी इन राइटिंग, 60 दिन से अगर ऊपर हुआ है तो आपको डिले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देरी क्यों हुई है राइटिंग में। टू करेक्टली प्रिपेयर, फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, करेक्टली जो है फ्रेम करना है, प्रिपेयर करना है, ट्रांसलेट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड, अगर कोई दूसरी ड्यूटी है इस एक्ट के अंदर अगर बता रखी है या रूल्स में अगर बता रखी है तो वो परफॉर्म करनी है। प्रोवाइडेड द चार्जेस इन दिस रिगार्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। चार्जेस अगर इस एक्ट के अंदर उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लग रहे हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के तहत ही ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, मतलब रेकमेंड कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी जो होगी वही होगी। ठीक है, द कॉग्निजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिरेक्शन ऑफ अ ड्यूटी तो इन सबसेक्शन 2 बाय अ पब्लिक सर्वेंट शैल बी टेकन बाय द स्पेशल कोर्ट। कॉग्निजेंस कौन लेगा भाई, अगर कह रहे हो कि पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करी है, इनमें से ड्यूटीज अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं करी है तो इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, संज्ञान कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट लेगा या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट लेगा। एंड शैल गिव डायरेक्शंस फॉर द पीनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच पब्लिक सर्वेंट। और पीनल प्रोसीडिंग्स का मतलब है जो भी कुछ पनिशमेंट वगैरह देनी है वो यही बताएंगे, यही कोर्ट बताएगा। ठीक, फिर उसके बाद एनहांस्ड पनिशमेंट्स सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के बारे में बताया गया। तो हूएवर हैविंग बीन ऑलरेडी कन्विक्टेड, उसको एक बार पहले कन्विक्ट कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर और उसको दोबारा से कन्विक्ट कर रहे हैं उस सेकंड ऑफेंस के लिए, उसने दोबारा से वही ऑफेंस कमिट अगर किया है तो 1 साल से कम तो सजा होगी ही नहीं। विच में एक्सटेंड टू द फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, 1 साल से कम तो कहीं से नहीं होने वाली अगर आपने सब्सिक्वेंटली कोई ऑफेंस कमिट किया है। और जो है जो पनिशमेंट बता रखी है, प्रोवाइड कर रखी है उस ऑफेंस के लिए, वहां तक एक्सटेंड कर सकती है। जितनी भी पनिशमेंट यहाँ पर बताई है, ये जो पनिशमेंट्स बताई है, अगर मान लीजिए एक बार तो आपने किया, ठीक, दूसरी बार फिर आपने यही कोई ऑफेंस कर दिया फैब्रिकेटेड एविडेंस वाला, तो शैल बी पनिश्ड विद डेथ। ये यहाँ पर जो भी कुछ बता रखा है, तो जो मैक्सिमम बता रखा है वो भी हो सकता है वहां पर अगर आपने सब्सिक्वेंटली किया है तो मिनिमम तो 1 साल की हो सकती है और मैक्सिमम फिर एक्सटेंड कर सकती है उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो कि आपने करा हुआ है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, तो यहाँ पर बता रखा है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उन सारे प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट के अंदर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A, सेक्शन 149, चैप्टर 13 ऑफ IPC शैल सो फार अप्लाई करेंगे इस मतलब एक्ट में। ठीक है, जहां कहीं भी जरूरत होगी।
forfeiture of property of certain persons, forfeit अगर करनी है प्रॉपर्टी तो where a person has been convicted of any offence under this chapter, अगर कोई पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, कहा गया है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है इस चैप्टर के अंदर, तो द स्पेशल कोर्ट में in addition to awarding any punishment by order in writing declare that property, स्पेशल कोर्ट क्या कर सकती है, पनिशमेंट तो देगी देगी, इन एडिशन लिखा है ना, पनिशमेंट तो देगी ही देगी, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी फोरफीट कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, पनिशमेंट के साथ हो रहा है, माइंड यू, पनिशमेंट के साथ फोरफीट हो रही है प्रॉपर्टी, ठीक है, पनिशमेंट तो दे ही सकती है, बिलोंगिंग टू द पर्सन विच हैज बीन यूज्ड फॉर द कमिशन ऑफ द ऑफेंस एज शैल स्टैंड फोरफीटेड टू गवर्नमेंट को चली जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। Where any person is accused of any offence under this chapter, it shall be open to the special court trying him to pass an order that all or any of the property is movable or immovable or both, सारी कुछ प्रॉपर्टीज चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो वो स्पेशल कोर्ट के पास ओपन रहती हैं, वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे उस प्रॉपर्टी को फोरफीट कर सकते हैं या सारी प्रॉपर्टी को भी फोरफीट कर सकते हैं। बिलोंगिंग टू हिम शैल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रायल बी अटैच कर सकते हैं, अच्छा अटैच्ड, एंड वेयर सच ट्रायल एंड्स इन द कन्विक्शन, और अगर मान लो कन्विक्शन हो गया, भाई देखिए ट्रायल के दौरान ही प्रॉपर्टी को अटैच करा दिया, ठीक, उसके बाद हो गया कन्विक्शन, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी अटैच करी है ये फोरफीट हो जाएगी, ये कह रहा है, ये जो प्रॉपर्टी अटैच करी है ये फोरफीट हो जाएगी। ये जो मैंने ऊपर अभी बोला ये वाली बात थोड़ा सा भूल जाइएगा, मेरे ध्यान से उतर गया था कि आगे भी चीजें दी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ट्रायल चल रहा है तो उस वक्त प्रॉपर्टी अटैच तो करा ली, और मान लीजिए ट्रायल अगर कन्विक्शन में एंड करता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया था, तो वो जो प्रॉपर्टी जो अटैच करी है, ये प्रॉपर्टी जो अटैच करी है ये फोरफीट हो जाएगी टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एनी फाइन, तब तक जो है मतलब उस एक्सटेंट तक वो फोरफीट होगी जब तक कि फाइन हम वसूल ना कर लें, ठीक है, जितने पैसे में फाइन वसूल हो जाएगा तो हो जाएगा, आप फिर जो है उसको वो कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रिजम्पशन एज टू द ऑफेंसेस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस, in prosecution of an offence under this chapter, if it is proved that the accused rendered any financial assistance in relation to the offences committed by the person accused of or reasonably suspected of committing an offence under this chapter, the special court may presume, unless the contrary is proved, that such person has abetted an offence, abetted that offence। अगर ये पता चल गया कि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी अक्यूज्ड को, किसी पर्सन ने, किसी भी पर्सन ने अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी उस पर्सन को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि इस पर्सन ने भले ही अबेट किया हो या ना किया हो, लेकिन अबेट माना जाएगा कि उसने ये अबेट किया है ये ऑफेंस को, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है उनकी, और मान लिया जाता है कि उसी ने जो है उस पर्सन ने abet किया है उस offense को। Then a group of person committed an offense under this chapter, and if it is proved that the offense committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be presumed that the offense was committed in furtherance of common intention। common intention की बात करें ना, इसलिए उन्होंने ऊपर बताया सेक्शन 34 IPC के बारे में, और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर सेक्शन 149 लग जाएगा अगर कई सारे लोगों ने मिल करके किया है काम, ठीक है, प्रूव हो जाता है तो माना जाएगा जो है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया है। द अक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज, क्लॉज सी सेज द अक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड इज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अगर अक्यूज्ड को बाई चांस पर्सनल नॉलेज थी विक्टिम की और उसकी फैमिली की, उसके परिवार की पर्सनल नॉलेज थी, किसी भी तरीके की पर्सनल नॉलेज हो सकती है, तो कोर्ट पहले इंस्टेंस पे यही प्रिज्यूम करेगा कि उसको पता था कि वो SC/ST मेंबर है, ठीक है, कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस पे यही प्रिज्यूम करेगा कि उसको पता था कि वो SC/ST मेंबर है, अगर ये बात पता चलती है कि उसको पर्सनल नॉलेज थी विक्टिम की या उसकी फैमिली की। हाँ, अगर इसके विपरीत कुछ दूसरा वो प्रूव कर देता है तो अलग की बात है, नहीं तो माना यही जाएगा, प्रिज्यूम यही किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 पे, तो सेक्शन नंबर 9 सेज कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स, यहाँ पे पावर कन्फर करी जा रही है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, यानी CRPC में कुछ भी दिया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इस एक्ट में कुछ भी दिया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर्ड इट्स नेसेसरी और एक्सपीरियंट सो टू डू, अगर स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है इमीडिएटली अगर वैसा करना चाहती है तो कर सकती है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर कोपिंग विद एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट।
इस एक्ट में कोई अगर ऑफेंस वगैरह उनको प्रिवेंट करना है तो वो पावर कन्फर कर सकती है। अभी हम देखेंगे पावर कहाँ किसको कन्फर हो रही है। फॉर एनी केस, या तो प्रिवेंशन के लिए किसी ऑफेंस के, या फिर किसी पर्टिकुलर केस के लिए, ग्रुप ऑफ केसेस के लिए भी कर सकती है। इन एनी डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ कन्फर by notification in official gazette on any officer of the state government the powers exercisable by a police officer, यानी कि ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर की पावर दी जा रही है। ठीक है, इन सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ एज द केस में भी फॉर अ केस, एक केस के लिए हो सकता है या ग्रुप ऑफ केसेस के लिए हो सकता है, क्लास ऑफ केसेस के लिए हो सकता है। इन पर्टिकुलर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, वैसे तो हम कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर की सारी पावर दी जा रही है, लेकिन इन पर्टिकुलर उसको अरेस्ट की पावर मिल जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल जाएगी और प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्संस बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट। ये 3 पावर तो पर्टिकुलरली मिलनी ही मिलनी है। ठीक, फिर उसके बाद ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस और ऑल अदर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट शैल असिस्ट द ऑफिसर। भाई जिसको पावर कन्फर करी है वो बंदा जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर इनको बताया कि आपको असिस्ट करना जरूरी है। जो सबसेक्शन 1 में जिस ऑफिसर को हम बना करके भेज रहे हैं, आपको जो है उसकी मदद करनी है। द प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल सो फार एज में भी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय एन ऑफिसर। तो जो भी कुछ पावर हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं ना, वही सारी पावर्स यहाँ पर उस स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास रहेंगी। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नमेंट के बारे में। तो लगभग आधा एक्ट तो हमने कंप्लीट ही कर लिया, आधा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मेजर पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब ध्यान से देखिए एक्सटर्नमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो एक्सटर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। एक्सटर्नमेंट एक लीगल प्रोसेस है जो कि लोगों को, कुछ पीपल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग और स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया में आने से मना किया जाता है इनको, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है ये। ठीक है, सो बेसिकली एक्सटर्नमेंट एक लीगल प्रोसेस है विच प्रिवेंट्स द पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ सर्टेन एरिया फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो सेक्शन 10 क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ पर्संस लाइकली टू कमिट ऑफेंस। जहां पर लग रहा है, ऐसा आशय है कि ये बंदा ऑफेंस कमिट करेगा, तो उसको जो है निकलो और उठो यहाँ से, ऐसा कहा जाता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। अगर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाइड है किसी कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पर दैट अ पर्सन इज लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस, ऐसा लग रहा है कि बंदा ऑफेंस कमिट करेगा चैप्टर 2 के अंदर इस एक्ट में, इन एनी एरिया, किसी भी ऐसे एरिया में इंक्लूडेड इन जो कि स्केड्यूल्ड एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं as referred to in article 244, it may by order in writing। तो कोर्ट जो है, मे कौन है, इट में कौन, स्पेशल कोर्ट, एक राइटिंग में ऑर्डर निकालेगी, डायरेक्ट करेगी सच पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सच एरिया। वहां से खुद को जो है एकदम तड़ी पार कर लेना है उस वक्त, अगर ऐसा कुछ ऑर्डर आता है तो, बाय सच रूट एंड विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जितने दिन में बताया गया है कि 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको यहाँ से निकलना है, तुरंत से पहले वहां से निकल लेना है, एंड नॉट टू रिटर्न टू दैट एरिया from which he was directed to remove for such period not exceeding 3 months as may be specified in the order। 3 years as may be specified in the order। तब तक की जो है वहां पे वापस अपना चेहरा नहीं दिखाना है जब तक कि कोर्ट ना बोल दे, और ये जनरली पीरियड 3 साल का पीरियड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 says the special court shall along with the order under subsection 1 communicate to the person directed under that subsection the grounds on which such order has been made। कोर्ट यहाँ पर शैल लिखा है, तो उसको ये बताना, उस पर्सन को, जिस पर्सन को आप वहां से हटा रहे हो, उसको ये बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड्स पर आप उसको वहां से जाने को कह रहे हो। भाई रीजंस तो बताने पड़ेंगे ना, कोर्ट की ड्यूटी है बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 सेज द स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई द ऑर्डर। रिवोक कर सकती है, रिवोक का मतलब कैंसिल कर सकती है, कुछ चेंजेस कर सकती है द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, रिवोक वगैरह कर रहे हैं, तो रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग on the representation made by the person against whom such order has been made or by any other person on his behalf within 30 days from the date of that order। 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है रिवोक या मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हो। एक सेकेंड। On the representation made by the person against whom such order has been made or by any, अच्छा ओके, अगर ये ऑर्डर को रिवोक वगैरह कराना है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा, चाहे तो वो बंदा जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर हुआ है तो वो खुद बता दे, या फिर जो है उसके बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन बोल दे रिवोक या मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 11 से प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया। अब अगर वो बंदा खुद को रिमूव नहीं कर पाया तब
So if a person to whom a direction has been issued under section 10 to remove himself from any area fails to remove himself, fail हो जाता है remove करने के लिए, or having so removed himself enters such area within the period specified in the order, लेकिन जो है remove तो कर लिया लेकिन एंटर हो जाता है दोबारा से, अदरवाइज देन विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द स्पेशल कोर्ट। देखो अगर परमिशन लेकर के आए तो अलग की बात है, लेकिन अगर परमिशन लेकर के नहीं आया तो बेटा उसको अरेस्ट होना पड़ेगा, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। द स्पेशल कोर्ट में कॉज हिम टू बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड रिमूव्ड इन पुलिस कस्टडी टू सच प्लेस आउटसाइड सच एरिया एज द स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई, अरेस्ट किया जा सकता है उसको रिमूव कराने के लिए। ठीक है। द स्पेशल कोर्ट सबसेक्शन 2, द स्पेशल कोर्ट बाय an order in writing permit any person in respect of whom an order under section 10 has made to return to the area from which he was directed to remove himself for such temporary period and subject to conditions as may be specified in such order, and may require him to execute a bond with or without sureties for due observations of the conditions imposed। भाई देखो स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो राइटिंग में ऑर्डर निकाल करके परमिट कर सकती है उस पर्सन को कि भाई चलो ठीक है हमने तुम्हें जाने को कहा था लेकिन हम कह रहे हैं तुम रिटर्न आ सकते हो यहाँ पर, लेकिन बॉन्ड भरना पड़ेगा तुमको कि तुम जो है जो कंडीशंस वगैरह इस बॉन्ड में दे रखी है उसको ब्रीच नहीं करते। अगर तुम ब्रीच करोगे तो फिर अलग से तुमको और फिर और भी चीजें जो फिर उस बॉन्ड में लिखी होंगी, अगर आपने कंडीशंस ब्रीच करी तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। ठीक है। सबसेक्शन 3, द स्पेशल कोर्ट में एट एनी टाइम रिवोक एनी सच परमिशन, किसी भी समय पर ये जो परमिशन उसको दी है कि हाँ ठीक है चलो तुम रिटर्न आ सकते हो, किसी भी समय पर वो रिवोक कर सकती है स्पेशल कोर्ट। भाई अगर स्पेशल कोर्ट को लगा कि ये बंदा तो मान ही नहीं, बदतमीजी पे उतर आया, तो फिर स्पेशल कोर्ट रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है ऐसे परमिशन को। तो थोड़ी कि दे दिया तो दे ही दिया, वापस ही नहीं करेगी, मतलब रिवोक ही नहीं कर सकती। ठीक है। एनी पर्सन हु विद सच परमिशन रिटर्न्स टू द एरिया व्हिच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ शैल ऑब्जर्व द कंडीशंस इम्पोज्ड। तो जब आप वापस आए हो वहां पर तो आपको जो भी कंडीशंस इम्पोज्ड हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। एंड एट द एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी पीरियड फॉर व्हिच ही वाज परमिटेड टू रिटर्न, यहाँ पर टेम्पररी पीरियड के लिए वो आता है, ये नहीं कि हमेशा के लिए वहां पर बसने के लिए आ गए, टेम्पररी पीरियड के लिए आपको कहा गया है, परमिट किया गया है। ठीक है। और on the revocation of such permission before the expiry of such temporary period shall remove himself outside such area and shall not return there to within the unexpired portion specified in the section 10 without a fresh permission। तो भाई जब आपको वो टेम्पररी पीरियड खत्म हो गया, सीधी सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, इनके सीधा से कहने का मतलब ये है कि जो टेम्पररी पीरियड जब आपको खत्म हो गया तो चुपचाप से तुरंत से पहले वहां से आपको निकल लेना है। दोबारा अगर आपको आना भी है तो आपको एक फ्रेश परमिशन जो है वो सेक्शन नंबर 10 में लेनी पड़ेगी, बिना फ्रेश परमिशन के आप वहां पर एंटर नहीं कर सकते। ठीक। फिर उसके बाद सबसेक्शन 5 says if a person fails to observe any of the conditions imposed or to remove himself accordingly, or having so removed himself enters or returns to such area without fresh permission of the special court may cause him to be arrested। फिर वही चीज है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुरंत से पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो कंडीशंस ब्रीच करता है या फिर वो एंटर कर जाता है बिना परमिशन के, बिना फ्रेश परमिशन के, तो जो है उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 12 में टेकिंग मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा ऑफ पर्संस अगेंस्ट हुम ऑर्डर इन द सेक्शन 10 इज मेड। अच्छा, every person against whom an order has been made under section 10 shall if so required by the allow his measurements and photographs to be taken by the police officer, के जो है measurements और photographs वगैरह लेंगे। If any person referred to in subsection 1 when required to allow his measurements or photographs to be taken resist or refuse, मना कर देता है कि नहीं मैं photographs नहीं लेने दूंगा, measurements नहीं लेने दूंगा, या फोर्सफुली रेजिस्ट करता है ऐसा कुछ करने से, इट शैल बी लॉफुल टू यूज ऑल नेसेसरी मीन्स। वही जैसे अरेस्ट में सारे नेसेसरी मीन्स यूज करते हैं तो वैसे ही जो है नेसेसरी मीन्स यूज करेंगे ताकि जो है फोटो वगैरह वो लेने दे। रेजिस्टेंस टू और रिफ्यूजल टू अलाउ द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स और फोटोग्राफ्स अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफेंस। भाई मना किया तो तुम जो है जेल भी जा सकते हो, सेक्शन 186 आईपीसी में ये ऑफेंस है। फिर उसके बाद वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक्ड ऑल मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स इंक्लूडिंग नेगेटिव्स। नेगेटिव्स भी नहीं, काला काला आता था पहले, अब तो नहीं देखने को मिलता था, बट पहले देखने को मिलता था। मम्मी पापा से आप अपने पूछ सकते हैं, बाकी जो 90s के किड्स हैं उन्हें पता होगा। टेकन अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डिस्ट्रॉयड और मेड ओवर टू द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर इज मेड। तो जब अगर ऑर्डर रिवोक कर लिया गया और अगर ऑर्डर कैंसिल कर लिया गया तो जो भी कुछ मेजरमेंट्स वगैरह लिए गए हैं, जो भी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ली गई हैं नेगेटिव्स को इंक्लूड करके, वो या तो डिस्ट्रॉय कर दो पूरी तरीके से या फिर उस पर्सन को दे दो जिसके अगेंस्ट जो है ऐसा ऑर्डर आया था। ठीक है, तो उसको बंदे को वापस कर दो जिसकी फोटोग्राफ्स वगैरह आपने खींची थी। सेक्शन 13 इज पेनल्टी फॉर
non-compliance of order under section 10. Any person contravening an order of the special court made under section 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine. ठीक है, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रवीन करता है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को जो कि सेक्शन नंबर 10 में बताया गया है तो 1 साल प्लस फाइन लग सकता है आपके ऊपर। चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे अब हम लोग स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन नंबर 14 स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। सो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल के लिए द स्टेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा चीफ जस्टिस के कॉन्करेंस में। ये सारी अथॉरिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश करेगी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर वन और मोर डिस्ट्रिक्ट, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रोवाइडेड दैट इन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर लेस नंबर ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट इज रिकॉर्डेड। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कम केसेस अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट शैल विद द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ही फिर जो है ऑफेंसेस वगैरह ट्राई करेगी। ठीक, provided further that the courts so established and specified shall have the power to directly take cognizance, कोर्ट डायरेक्टली यानी कि suo motu cognizance भी ले सकती है। यहाँ पर उनको किसी कंप्लेंट या एफआईआर की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो suo motu cognizance ले सकते हैं अपने आप से। It shall be the duty of the state government to establish number of courts, adequate number of courts, ठीक ठाक number of courts रहे इस एक्ट के लिए, are disposed of within a period of 2 months। ये सब जो पीरियड्स दे रखे हैं इसमें यहाँ पे पीरियड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 महीने का यहाँ पर पीरियड दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद इन एवरी ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यू डे टू डे प्रोसीडिंग्स होंगी until all witnesses in attendance have been examined। जो भी विटनेसेस आए हैं जब तक कि उनका एग्जामिनेशन नहीं होता था तब तक डे टू डे आपकी प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, हर रोज प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, अनलेस द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव। भाई अगर स्पेशल कोर्ट एडजर्नमेंट के लिए अगर बोल देती है तो अलग की बात है, नहीं तो डे टू डे प्रोसीडिंग चलेंगी जब तक कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता जितने विटनेसेस आए हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द ट्रायल शैल एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। चार्जशीट के फाइलिंग से 2 महीने के अंदर अंदर डिस्पोजल करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ट्रायल शैल लिखा है तो करना ही पड़ेगा डिस्पोजल 2 महीने के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा टाइम आप लेकर के यहाँ पर नहीं चल सकते। 14A में अपील्स के बारे में बताया गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी में कुछ भी दिया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एन अपील शैल लाई, अपील लाई करेगी किसी भी जजमेंट, सेंटेंस या ऑर्डर से, लेकिन इंटरलोकेटरी ऑर्डर से नहीं लाई करेगी, ऑफ अ स्पेशल कोर्ट और एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट टू द हाई कोर्ट बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ। फैक्ट पर भी लाई करेगी अपील और लॉ पर भी लाई करेगी। स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट से अगर आप अग्रीव्ड हो, अगर आप अपील में जाना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी सबसेक्शन 3 एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट। हाई कोर्ट को अपील लाई करेगी स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के लिए, जो मतलब उनके ऑर्डर के अगेंस्ट फॉर ग्रांटिंग एंड रिफ्यूजिंग। मतलब उन्होंने मान लीजिए कोई बंदा लेकर के पहुंचा है कि इन्होंने बेल ग्रांट कर दी या इन्होंने बेल रिफ्यूज कर दी, तो ये अगर इस तरह की अपील है तो हाई कोर्ट में वो लाई करेगी। Notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, every appeal under this section shall be preferred within a period of 90 days। कुछ भी अपील आपको करनी है 90 दिन के अंदर अंदर अपील करनी पड़ेगी डेट ऑफ जजमेंट से, सेंटेंस या ऑर्डर अपील फ्रॉम। Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of 90 days। 90 दिन के बाद वो एक कर सकते हैं, मतलब एंटरटेन कर सकते हैं अपील, इफ इट इज सेटिस्फाइड द अपीलेंट। भाई सफिशिएंट कॉज चाहिए, आप सफिशिएंट रीजन बता दीजिए कि आप 90 दिन के अंदर अंदर क्यों नहीं आए, क्यों आपको समय लगा। ठीक है, तो फिर जो है 90 दिन के ऊपर आप टाइम ले सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। 180 दिन के बाद कोई भी अपील लाए नहीं करेगी, आप कोई भी अपील एंटरटेन नहीं करी जाएगी, आप आए और चाहे ना आए। Every appeal preferred under subsection 1 shall as far as possible be disposed within a period of 3 months। केस का डिस्पोजल कितने दिन में हो रहा था? 2 महीने में। यहाँ पर अपील का डिस्पोजल कितने दिन में हो रहा है? 3 महीने में। कब से हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अपील। जिस दिन कोर्ट ने अपील को एडमिट किया उस दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया है। फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट द एडवोकेट हु हैज बीन प्रैक्टिस
लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल तक का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। और एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक सेकेंड, स्पेसिफाई अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट एन एडवोकेट हु हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओके, एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केसेस इन दैट कोर्ट। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। फॉर एवरी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट हु हैज नॉट बीन लेस देन 7 ईयर्स, एज इन, इसमें भी देखो दोनों में जो है 7 ईयर्स का ही टाइम दे रखा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना सीआरपीसी और इसमें केवल जो है दोनों में 7 साल का ही टाइम है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, क्योंकि सेम ही दे रखा है। फिर इसके बाद चैप्टर 4A आपका लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। 15A से हम 23 तक जल्दी बढ़ने वाले हैं। 15A में देखो क्या दे रखा है, अच्छा 5 चैप्टर्स है, सॉरी। 4A में राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, सो इट शैल बी द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम। ये स्टेट की ड्यूटी रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अरेंजमेंट करें विटनेस के, विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए, विटनेस के लिए, सबके लिए जो है प्रोटेक्शन। ये ना हो कि उनको कोई जो है वायलेंस उनके ऊपर हो, कोई थ्रेट वगैरह हो, ये सारी चीजें ना हो। इससे बचने के लिए जो है उनको प्रोटेक्शन करना जरूरी है। विक्टिम शैल बी ट्रीटेड विद फेयरनेस, फेयरनेस से उनको ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, एंड विद ड्यू रिगार्ड टू एनी स्पेशल नीड दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द विक्टिम्स एज और जेंडर और एजुकेशनल डिसएडवांटेज और पॉवर्टी। मैंने शायद शुरू में कुछ गलती से बोल दिया था कि 4A तक चैप्टर्स दे रखे हैं, चैप्टर 5 यहाँ पर चैप्टर 5 ही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चैप्टर 5 है आपका, और ये मिसलेनियस आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो सब आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विक्टिम जो है फेयरनेस से ट्रीट करे, रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करना है, डिग्निटी से ट्रीट करना है। इसको सिर्फ इस वजह से जो है उसको उसकी इंसल्ट नहीं करनी कि उसकी एज ज़्यादा है या जेंडर की वजह से, या एजुकेशनल कुछ मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है या गरीब है, इस सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो है बात मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। विक्टिम और डिपेंडेंट शैल हैव द राइट टू रीजनेबल, एक्यूरेट एंड टाइमली नोटिस ऑफ एनी प्रोसीडिंग। विक्टिम या उसका डिपेंडेंट के पास राइट है कि उसको सारी चीजें सही से सही समय पर बताई जाए, जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है। साथ साथ बेल की भी प्रोसीडिंग अगर कुछ चल रही है तो वो भी बताना जरूरी है, इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। कौन इन्फॉर्म करेगा, एसपीपी इन्फॉर्म करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेगा, दोनों में से कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है। फिर उसके बाद विक्टिम और डिपेंडेंट शैल हैव द राइट टू अप्लाई टू स्पेशल कोर्ट एज द केस में बी टू समन पार्टीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, पार्टीज को समन करने का राइट है विक्टिम या फिर उनको डिपेंडेंट को, कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर उनको मंगवाने हैं, कोई मटेरियल विटनेसेस वगैरह हैं, या एग्जामिन करने के लिए जो भी पर्सन प्रेजेंट हैं उनको एग्जामिन करने के लिए भी वो कह सकते हैं। Victim or his dependent shall be entitled to be heard at any proceeding under this act in respect of bail, discharge. Entitled होंगे सुनने के लिए, जो भी कुछ उनका प्रोसीडिंग में चल रहा है, ऑब्वियसली वो सुनने के लिए एंटाइटल्ड है। क्या बेल किसको दी जा रही है, डिस्चार्ज, रिलीज, पैरोल, कन्विक्शन और सेंटेंस। पैरोल का मतलब ये होता है कि कुछ वक्त के लिए किसी पर्सन को जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है उसको छोड़ दिया जाता है, कि आप मतलब जैसे मान लीजिए उसके घर में शादी है, उसकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसकी बेटी की शादी है, तो कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए जो है उसको छोड़ा जाता है, वहां पे पुलिस ऑफिसर उसके साथ जाता है, अकेले नहीं जाता, पुलिस ऑफिसर उसके साथ जाता है पूरी निगरानी वगैरह रखने के लिए। कन्विक्शन और सेंटेंस ऑफ एन अक्यूज्ड और एनी कनेक्टेड प्रोसीडिंग्स आर्गुमेंट फाइल रिटन सबमिशन ऑन कन्विक्शन, एक्विटल और सेंटेंसिंग, ये सारी चीजें जो है सुनने का राइट है। फिर उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ट्राइंग अ केस अंडर दिस एक्ट shall provide a victim, his dependent, informant or witnesses the complete protection to secure the ends of justice, complete protection जो है उसको सिक्योर करी जाएगी। The traveling and maintenance expenses during investigation, भाई आना जाना उसका जो भी कुछ है, जो भी उसका खर्चा पानी हो रहा है आने जाने में, कहीं दूर रहता है वहां से आ जा रहा है, तो सारा कुछ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। द सोशल इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, जो भी कुछ उसका सोशली, मान लीजिए अगर कुछ भी उसके साथ हुआ है तो हो सकता है उसका इतना रेपुटेशन पे उसके असर पड़ा है, उसकी इंजरी वगैरह जो भी कुछ हुई है, वो रिहेबिलिटेशन करने के लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एंड रिलोकेशन, अगर वो चाहे तो उसको रिलोकेट भी किया जा सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन्फॉर्म द कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अबाउट द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू एनी विक्टिम
स्टेट जो है इन्फॉर्म करेगी स्पेशल कोर्ट को या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को कि जो भी प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करी गई है विक्टिम को, डिपेंडेंट को, उनके इन्फॉर्मेंट को, विटनेसेस को, एंड सच कोर्ट शैल पीरियोडिकली रिव्यू द प्रोटेक्शन बीइंग ऑफर्ड एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। और कोर्ट जो है सिर्फ इसमें नहीं बैठ जाएगी कि इन्फॉर्म कर दिया हाँ चलो मिल रही है प्रोटेक्शन तो हाँ मिल ही रही होगी, ऐसा कुछ नहीं। वो रिव्यू करेगी प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखेगी, रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 में जो भी लिखा है उसको बिना हार्म करते हुए द कंसर्न स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कंसर्न स्पेशल कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द विक्टिम या डिपेंडेंट, उनके डिपेंडेंट ने या विक्टिम ने, इन्फॉर्मेंट ने, विटनेस ने, एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट और स्पेशल पब्लिक और बाय द स्पेशल पब्लिक प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू, चाहे तो इन चारों लोगों में से या फिर एसपीपी ने या फिर खुद ओन मोशन सुओ मोटो टेक मेजर्स इंक्लूडिंग concealing the names and address of the witnesses in its orders or judgment or in any records of the case accessible to the public। कोई भी ऐसी रिकॉर्ड है केस का जो कि पब्लिक देख सकती है तो वहां पर जो है विटनेसेस का नाम कंसील कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा ताकि ना पता चले, क्योंकि भाई फिर उनकी जो है दिक्कत हो सकती है, उनको उनकी प्रोटेक्शन पर दिक्कत हो सकती है। इशूइंग डायरेक्शंस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेसेस, डायरेक्शंस इशू किए जा सकते हैं कि विटनेसेस की आइडेंटिटी या एड्रेस जो है वो डिस्क्लोज ना किए जाए। इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा ऑफ एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू द हैरेसमेंट ऑफ द विक्टिम, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा इस बात पे कि अगर जो है मान लीजिए प्रोटेक्शन दिया गया था उनको, उसके बाद भी अगर कुछ हैरेसमेंट वगैरह हो गया विक्टिम के ऊपर, इन्फॉर्मेंट के ऊपर या विटनेस के ऊपर, एंड ऑन द सेम डे इफ नेसेसरी, और उसी दिन जिस दिन ये सारी चीजें हुई, जिस दिन आपको पता चला उसी दिन अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। Provided that inquiry or investigation into the complaint proceed under clause C shall be tried separately from the main case by such court and concluded within the period of 2 months from the date of receipt of the complainant। जिस दिन पता चला कि जो है कुछ हैरेसमेंट वगैरह विक्टिम के साथ दोबारा से हुआ है, विक्टिम के साथ, इन्फॉर्मेंट के साथ या विटनेस के साथ, तो ये जो केस ऑलरेडी चल रहा है वो तो चलेगा ही, वो अपना अलग चलेगा, एक सेपरेट केस भी चल सकता है ये इसके ऊपर, इस वजह से कि ये जो उसके ऊपर दोबारा से विक्टिम के ऊपर, इन्फॉर्मेंट के ऊपर या फिटनेस के ऊपर जो भी कुछ हैरेसमेंट वगैरह हुआ है और उसको भी कंक्लूड करना है 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से कंप्लेंट आई है उसके 2 महीने के अंदर अंदर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द कंप्लेंट अंडर क्लॉज सी इज अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है, द कोर्ट शैल, क्लॉज सी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट का मतलब है अगर ये पता चला कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर ऐसा कुछ हैरेसमेंट वगैरह किया है तो कोर्ट शैल रिस्ट्रेन सच पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द विक्टिम, तो कोर्ट मना करेगी, उसको स्ट्रिक्टली मना करेगी कि आप जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे विक्टिम के किसी भी काम में, इन्फॉर्मेंट, विक्टिम या विटनेसेस के किसी भी काम में, एज द केस में भी, इन एनी मैटर रिलेटेड और अनरिलेटेड, चाहे वो केस से रिलेटेड हो चाहे वो केस से रिलेटेड ना हो, आप जो है उनसे बिल्कुल इंटरफेयर करना नहीं चाहेंगे एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ बात भी करनी है तो कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट ऑफ विक्टिम, इन्फॉर्मेंट और विटनेसेस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन, अगर ये सब वगैरह हुआ है उनके साथ तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर का ये ड्यूटी है कि वो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे ओरली चाहे राइटिंग में, और फोटोकॉपी देंगे एफआईआर की इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड, ये सब वीडियो रिकॉर्डेड होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी प्रोसीडिंग्स एक्ट के अंदर होगी वो सब वीडियो रिकॉर्डेड होंगी। फिर उसके बाद इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न स्टेट टू स्पेसिफाई एन अप्रोप्रिएट स्कीम टू सिक्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस इन एक्सेसिंग जस्टिस, एज वही सारी चीजें हैं कि कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी, इमीडिएट रिलीफ दिया जाएगा, चाहे कैश में दे दो चाहे काइंड में दे दो, ठीक है, विक्टिम को और उनके डिपेंडेंट को, टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोटेक्शन दी जाएगी उन्हें, विक्टिम, डिपेंडेंट और उनके विटनेसेस को, एंड टू प्रोवाइड रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और इंजरी और डैमेज, मान लीजिए अगर मृत्यु पारित हो गई है तो उसका भी रिलीफ वगैरह दिया जाएगा, इंजरी हो गई है, प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह हो गई है, इन सारी चीजों पर रिलीफ दिया जाएगा। अरेंज करी जाएगा कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान वाली वही चीज है, या मेडिकल एड, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह है, या डेली अलाउंसेस है विक्टिम्स की, तो डेली अलाउंसेस का मतलब ये है कि कुछ भी पैसा वैसा अगर उनको बनता है, वो कोई काम वाम कर रहे थे लेकिन अब इंजरी की वजह से कोई काम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में डेली अलाउंसेस भी उनको दिए जाएंगे। टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू एट्रोसिटी विक्टिम्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो भी कुछ है। टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट्स ऑफ एट्रोसिटी विक्टिम्स, क्या राइट्स है उनकी ये भी बताया जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग कंप्लेंट एंड रजिस्टरिंग एफआईआर,
जब वो कंप्लेंट करें तब, या फिर जब FIR रजिस्टर हो रही है तब। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू एट्रोसिटी विक्टिम्स और देयर डिपेंडेंट्स एंड विटनेसेस फ्रॉम इंटिमिडेशन एंड हरासमेंट, इन सारी चीज़ों से उन्हें बचाया जाएगा। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन to atrocity victims or their dependent associated organizations or individuals on the status of investigation and charge sheet, and to provide copy of the charge sheet at free of cost. जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या स्टेटस है इन्वेस्टिगेशन का, कहाँ तक क्या मामला पहुंचा, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें बताना जरूरी है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी। टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसका नेसेसरी प्रिकॉशन लेना है। To provide information to atrocity victims or their dependents or associate organizations regarding the relief amount, ठीक है। To provide information in advance about the dates and place, हाँ जो भी कुछ dates वगैरह हैं, कहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल वगैरह होना, ये सारी चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। To give adequate briefing on the case, एक मतलब छोटा सा जिस टाइप का बता दिया कि किस तरीके का क्या केस चल रहा है, किस तरीके से केस वगैरह प्रिपेयर किया गया है। एंड टू प्रोवाइड लीगल एड, और इसमें लीगल एड भी जो है उनको प्रोवाइड करी जाएगी। टू एग्जीक्यूट द राइट्स ऑफ एट्रोसिटी विक्टिम और देयर डिपेंडेंट्स और एसोसिएटेड organization or individuals at every stage of proceeding under this act, and to provide the necessary assistance for the execution of the act, एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट्स, ठीक है। नेसेसरी असिस्टेंट जो भी कुछ हेल्प वगैरह उनको चाहिए अगर अपनी राइट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो हेल्प करी जाएगी। इट शैल बी द राइट ऑफ द एट्रोसिटी विक्टिम और द डिपेंडेंट्स टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल NGO से हेल्प लेने का पूरा राइट है इन लोगों का। सोशल वर्कर से, NGO से, एडवोकेट से पूरा राइट है इन लोगों का, ये लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंस ले सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5, लास्ट चैप्टर आपका मिसलेनियस है। सेक्शन नंबर 16 सबसे पहले क्या कह रहा है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। प्रोविजंस जो है सेक्शन 10A ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो भी है, शैल सो फार एज मे बी अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिशन एंड रियलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव फाइन एंड फॉर ऑल अदर मैटर्स। तो सेक्शन 10A यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसमें बस ये याद कर लेना, और मतलब सेक्शन 16 में क्या दे रखा है और सेक्शन 10A की बात करी गई, याद कर लेना। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 17, प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। सबसेक्शन 1 सेज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो DM के बारे में बात करी गई है, SDM के बारे में बात करी गई है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करी गई। पुलिस ऑफिसर जो कि SP की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, यानी SP हो सकता है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिली है एंड आफ्टर सच इंक्वायरी ही मे थिंक नेसेसरी हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि SC/ST मेंबर नहीं है, रिसाइडिंग इन और रिक्वेंटिंग एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन, जो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऑफेंस कमिट करेंगे या फिर उन्होंने धमकी दी है कि ये कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, एंड इज ऑफ द ओपिनियन that there is sufficient ground for proceeding। और अगर इन लोगों का, इन अथॉरिटीज को ऐसा लग रहा है कि sufficient ground है प्रोसीड करने के लिए, पूरा लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ ऑफेंस वगैरह कमिट होने वाला है या हो सकता है, डिक्लेयर सच एन एरिया टू बी एन एरिया प्रोन टू एट्रोसिटीज। उस एरिया को एज एन एरिया, जैसे एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है ना, वैसे उसको एरिया प्रोन टू एट्रोसिटीज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, कि अत्याचार यहाँ पर होता ही है। एंड टेक नेसेसरी एक्शन फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी एंड मे टेक प्रिवेंटिव एक्शन। जिस तरीके से आपका प्रोसीजर कोड में चलता था CRPC में, वही यहाँ पर सबसेक्शन 2 में बता रखा है, वही जो है सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी। जो बॉन्ड वगैरह भरवाया जाता है 3 साल का, 1 साल का, वैसे, ठीक। फिर उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट में, और माइंड यू अथॉरिटीज भी वही हैं, पुलिस ऑफिसर को छोड़ करके सारी वही अथॉरिटीज दे रखी हैं, DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक 1 or more स्कीम्स। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल करके एक या एक से ज्यादा स्कीम बना सकती है, स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑफिसर्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1, कि जो ऑफिसर्स बता रखे हैं सबसेक्शन 1 में, वो किस तरीके से अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं अट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए, एंड टू रिस्टोर द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। और जो भी SC/ST के मन में जो भी कुछ डर वगैरह बैठा हुआ है, वो ये स्कीम वगैरह ला करके इस डर को खत्म करने के लिए, मतलब एक फीलिंग होती है ना सिक्योरिटी की, कि हाँ भाई हम सिक्योर हैं, हमारे साथ कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा, वो फीलिंग को वो रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन सेक्शन 438 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल आपको पता ही होगा अगर आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो।
जब कोई बंदा लगता है कि उसके अगेंस्ट कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लगा देगा तो वो पहले से ही कोर्ट से जो है बेल लेकर के बैठता है, एंटिसिपेटरी बेल जिसे हम कहते हैं, कि उसको मतलब एंटिसिपेटेड है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अगेंस्ट जो है कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसी धारा लगा दी जाएगी विच इज नॉन बेलेबल, उसको बेल नहीं मिलेगी, तो ऐसे में जो है वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। तो वही चीज है, सेक्शन 438 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अगर इस ऑफेंस के अंडर किसी के ऊपर कोई एक्विजिशन हुआ है तो आप जो है एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हो, ठीक है। नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर, जैसे किसी किसी केसेस में हम लोग देखते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर चाहे तो कंडक्ट करी जा सकती है, लेकिन इस अगर यहाँ का कोई कंप्लेंट या एफआईआर वगैरह रजिस्टर हुई है, कोई एफआईआर अगर आई है इस एक्ट के अंदर, तो फिर यहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई भी जरूरत नहीं है। द इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर अरेस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई जरूरत नहीं है अप्रूवल लेने की अरेस्ट के लिए। इफ नेसेसरी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom an accusation having committed an offence under this act has been made and no procedure other than that provided in this act or code shall apply, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बेसिकली बात यही, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई भी जरूरत नहीं अब अरेस्ट का अप्रूवल लेने की, कि नहीं आप पहले जाके मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेकर के आई उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं, वो क्या जो है अरेस्ट कर सकते हैं। वही चीज है, फिर से बताया कि सेक्शन 438 अप्लाई नहीं करेगा। Then section 19, section 360 of the code और probation of offenders act not to apply, section 360 भी अप्लाई नहीं होगा CRPC का, और probation of offenders act भी अप्लाई नहीं होगा। shall not apply to any person above the age of 18 years who is guilty of offense, जो कि 18 साल से अगर ऊपर का कोई व्यक्ति है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है। ध्यान रखें यहाँ पर एज दे रखी है क्योंकि ये एज जनरली नहीं दे रखी होती जगह पर किसी किसी एक्ट में, तो इस वजह से ये एज आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्री में, ये पूरा चैप्टर ही प्री के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो 18 साल से ऊपर का कोई अगर व्यक्ति है, अगर उसने इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, सीधे साफ शब्दों में, ठीक है। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, तो हम सब जानते हैं कि जनरल लॉज के ऊपर हमेशा स्पेशल लॉज प्रिवेल करते हैं। अब ये क्योंकि एक स्पेशल लॉ है तो ये हमेशा प्रिवेल करेगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट। वही चीज है जो मैंने आपको बताया, पूछा नहीं जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन याद रखिएगा कि सेक्शन 20 में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 21, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो देखे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट का हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स, स्टेट गवर्नमेंट मेजर्स ले सकती है जो भी उन्हें नेसेसरी लगे इस एक्ट की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि सही से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इस चीज के लिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग सेक्शंस, जो भी कुछ अभी हम पीछे फोरगोइंग प्रोविजंस में पढ़ करके आए हैं उसको ना हार्म करते हुए उस मेजर्स में क्या क्या आएगा, प्रोविजंस फॉर एडुकेट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लीगल एड टू द पर्सन सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज, ये सारी चीजें जो है उन्हें प्रोवाइड करी जाएंगी। इसको एक बार पढ़ लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। बस इनकी अथॉरिटी याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर शैल, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ 22 में, अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, लगभग हर एक्ट में पूछ लेते हैं। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ना स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ना किसी ऑफिसर, ना अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा गुड फेथ में किया है तो उनके ऊपर आप ये एक्ट नहीं लगा सकते कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज, मैंने आपको बताया लीगल एड जो है उनको प्रोवाइड करी जाएगी। द प्रोविजन फॉर ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू द विटनेस, वही हम पढ़ चुके हैं पहले, वही चीज है। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द अट्रॉसिटीज, जो भी कुछ अत्याचार उनके ऊपर हुए तो वो चीज देखी जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स फॉर इनिशिएटिंग और एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर प्रोसिक्यूशंस और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा ताकि जो है
इस एक्ट का जो भी कुछ कॉन्ट्रवीन वगैरह हुआ है उसको देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। द सेटिंग अप ऑफ कमिटीज एट सच अप्रोप्रिएट लेवल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा चाहे गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए एक कमिटीज वगैरह बनाई जाएगी ताकि जो है इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके, फॉर्मुलेशन सही से हो सके। प्रोविजन फॉर पीरियोडिक सर्वे ऑफ द वर्किंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विद अ व्यू टू सजेस्टिंग मेजर्स फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन, एक सर्वे टाइप का होगा कि देखने के लिए कि क्या चीज़ जो है इस एक्ट से सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है। एक सजेस्टिव टाइप का मेजर्स वगैरह दिए जाएंगे, सजेस्टिव बातें बताई जाएंगी कि ये अगर थोड़ा सा होता तो और चीज़ें अच्छी हो जाती ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस एक्ट का। जनरल सी बात है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज वेयर द SC/STs आर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज एंड अडॉप्शन ऑफ सच मेजर्स सो एज टू इंश्योर सेफ्टी फॉर सच मेंबर्स। आइडेंटिफाई करेंगे उन एरियाज को जहां पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में SC/STs को सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी यहीं पर होती है, तो वहां पर जो है सेफ्टी इंश्योर करी जाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक सच द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक सच स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट द मेजर्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एवरी ईयर प्लेस ऑन द टेबल ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अ रिपोर्ट ऑन द मेजर्स टेकन बाय इटसेल्फ एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की टेबल पर ये चीज एक रिपोर्ट टाइप की रखेगी, जो भी मेजर्स जो है इस एक्ट के अंदर लिए गए। ठीक है। 23 इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसी भी एक्ट में आपका रूल्स कौन बना रहा है, बस इतना जान लो कि रूल्स कौन बना रहा है, बाकी टाइम वाइम यही हमेशा हर एक्ट में दिया होता है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स। कौन रूल बना रहा है यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारा पूरा एक्ट हो गया है और इससे ज्यादा अब आपको जितना मैंने बताया इससे ज्यादा और कुछ भी इस एक्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये वाली जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है आपका जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि राजस्थान APO के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी अगर आपका SC/ST एक्ट पूछा जा रहा है, हर जगह के लिए आपका ये वीडियो सफिशिएंट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।